सभी साथियों को नमस्कार। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीनियर क्लर्क का पेपर है दोस्तों। ये 21 नवंबर 2025 को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था दोस्तों, और ये आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। आपका 21/11/2025 का क्वेश्चन पेपर है। 100 मार्क्स के रहेंगे। आपका 110 क्वेश्चन पेपर रहेगा, 100 आपका राजभाषा से रहेगा और 100 दोस्तों आपका इस्टेब्लिशमेंट से रहेगा। 2 घंटे का समय है। बिना किसी देरी के चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। और दोस्तों इसकी जो उपयोगिता होगी, यानी ये यूज़फुल होगा आपका स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर, आपका ओएस का जो एग्ज़ाम होगा, जितने भी इस्टेब्लिशमेंट में पूछे जाते हैं, जैसे स्टेनोग्राफर होता है, साइफर ऑपरेटर होता है, इस सब चीज़ों में ना पूछा जाता है इस्टेब्लिशमेंट से हमेशा क्वेश्चन, और राजभाषा से भी। तो उन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा दोस्तों। बिना किसी देर के चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, a works committee is constituted in any industrial establishment employing how many workmen। यानी कह रहा है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार किसी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कितने श्रमिकों को नियोजित करने पर एक कार्य समिति का गठन किया जाता है। यानी जो हमारा प्रश्न संख्या जो इसमें ऑप्शन है 50, 75, 100, 200, तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका हो गया है 100। क्वेश्चन जो हमारा है एक का आंसर होगा सी। लेकिन अभी जो वर्तमान में इंडस्ट्रियल रिलेशन जो कोड आया है दोस्तों, जब इफ़ेक्ट हुआ है रेलवे में, उसके अनुसार इसका अब इसको कर दिया है 100 से 300 कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखने होंगे। अगर पूछेगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अनुसार तो 100 होगा। अब जब पूछेगा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अनुसार तो वो होगा 300। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज डिफाइंड, यानी एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज डिफाइंड एज एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। यानी प्रश्न कह रहा है दोस्तों, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार औद्योगिक विवाद को निम्नलिखित में से किन पक्षों के बीच कोई विवाद या मतभेद के रूप में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों ये एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स के बीच हो सकता है, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन के बीच हो सकता है। जो ऑप्शन सी है दोस्तों, वर्कमैन एंड वर्कमैन के बीच हो सकता है। और तो यानी इसका जो आंसर होगा ये इन सबों के लिए होता है, यानी प्रश्न संख्या जो 2 का आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एज पर Industrial Dispute Act 1947, a person employed in a public utility service shall not go on a strike in a breach of contract during the pendency of any conciliation proceedings before a conciliation officer for how long after the conclusion of such proceedings। यानी प्रश्न है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार एक सार्वजनिक उपयोगिता में सेवा में नियोजित व्यक्ति किसी भी सुलह अधिकारी के समक्ष सुलह कार्यवाही लंबित रहने के दौरान और ऐसी कार्यवाही समाप्ति होने के बाद कितने समय तक अनुबंध का उल्लंघन करते हुए हड़ताल पर नहीं जाएगा। तो दोस्तों जब ड्यूरिंग द पेंडेंसी होता है, यानी कोई भी आपका बातचीत चल रहा है सुलह के लिए, उसके बीच में आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दौरान आप उसका लिमिट है 7 दिनों का है दोस्तों। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अनुसार ये है 7 दिन है। प्रश्न संख्या जो 3 का आंसर होगा बी। लेकिन यही पूछता आपका कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो कोड है उसके अनुसार पूछता तो उसको 7 दिन से बढ़ा कर के ये 14 दिन कर दिया गया है। तो आपको ये ध्यान देना है, आगे के एग्जाम में ये आ सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल मेंबर्स ऑफ अलाउड इन द ग्रीवांसेज रिड्रेसल कमिटी एज स्टिपुलेटेड इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। जो प्रश्न है हमारा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में निर्धारित शिकायत निवारण समिति ग्रीवांसेज रिड्रेसल कमिटी में अनुमत सदस्यों की अधिकतम कुल संख्या क्या होगी। यानी जो प्रश्न संख्या हमारा जो 4 है वो कह रहा है, यानी आप जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का जो सेक्शन जो 9 है उसका सी का जो आप सब रूल 4 को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी शैल नॉट एक्सीड मोर देन 6। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 4 का जो आंसर होगा वो होगा 6। 4 का आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या हमारा 5 को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेड एज an authority for investigation and settlement of industrial dispute under Industrial Dispute Act 1947। यानी कह रहा है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम में के तहत औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान के लिए किसे एक अथॉरिटी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो ऑप्शन है दोस्तों, लेबर ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेशन काउंसिल, वेलफेयर ऑफिसर और इंडस्ट्रियल मजिस्ट्रेट। यानी प्रश्न संख्या जो 5 है उसमें कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, आप जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का जो सेक्शन 11 देखेंगे उसमें जो आप सब रूल 3 देखेंगे उसमें लिखा गया है कि एवरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन बाय बोर्ड ऑफ कोर्ट shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section। यानी कह रहा है कि अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन जहां इसकी जांच होनी है, यानी कह रहा है जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल includes any court or tribunal or other authority constituted under any law relating to investigation and settlement of industrial dispute। तो इसके लिए दोस्तों या तो लेबर कोर्ट होता या लेबर ट्रिब्यूनल होता है। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 5 है उसका आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। 6 है दोस्तों हमारा कि अकॉर्डिंग टू द रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल 1966 व्हाट डज द गवर्नमेंट मीन इन रिलेशन टू गजेटेड ऑफिसर्स होल्डिंग पोस्ट इन रेलवे बोर्ड। यानी प्रश्न कह रहा है 6 कि रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के अनुसार रेलवे बोर्ड में पदों पर कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में सरकार का अर्थ क्या है। तो दोस्तों कह रहा है रेलवे बोर्ड में पदों पर, तो अगर रेलवे बोर्ड में पदों पर कार्यरत राजपत्रित यानी गजेटेड ऑफिसर्स होल्डिंग पोस्ट इन रेलवे बोर्ड, यानी जब आप इसका जो डिफिनीशन पढ़ेंगे, जब 2 का ए में जो पहला डिफिनीशन है वो इसी का है कि गजेटेड ऑफिसर्स होल्डिंग पोस्ट इन रेलवे बोर्ड, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट होगा वो होगा दोस्तों, वो होंगे आपके प्रेसिडेंट होंगे। या प्रश्न संख्या जो 6 का आंसर होगा वो होगा हमारा दोस्तों सी। प्रश्न संख्या 6 का आंसर सी होगा। और दोस्तों डेफिनेशन में 5 डेफिनेशन दिए गए हैं और जो रेलवे बोर्ड के जो गैजेटेड ऑफिसर हैं उनके लिए प्रेसिडेंट होंगे गवर्नमेंट। अगर कि अदर गजेटेड ऑफिसर की बात की जाएगी तो उसके लिए होंगे दोस्तों रेलवे बोर्ड, कोई भी अदर गजेटेड। और नॉन गजेटेड ऑफिसर जो रेलवे बोर्ड में कार्यरत होते हैं उनके भी जो गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट का मतलब तो वो भी रेलवे बोर्ड होते हैं। लेकिन अदर नॉन गजेटेड ऑफिसर्स स्ट्रिक्टली अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ रेलवे बोर्ड, तो उसके जो एचओडी होंगे हेड ऑफ द ऑफिस होंगे।
पांचवा जो नियम है दोस्तों, अदर नॉन गजेटेड ऑफिसर्स, उसके लिए द जनरल मैनेजर ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की परिभाषाएं जो इंडियन रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 का जो डेफिनेशन 2 का ए में 1, 2, 3, 4, 5 डेफिनेशन दिया गया है गवर्नमेंट का, वो किससे किससे रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या जो 6 का आंसर होगा वो होगा सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, if the gift accepted by railway servant holding group A post on occasion such as wedding or religious function exceeds this amount, they must take a report to the government। यानी कह रहा है कि यदि विवाह या धार्मिक समारोहों जैसे अवसरों पर ग्रुप ए पद धारण करने वाले रेल सेवक द्वारा स्वीकार किए गए उपहार का मूल्य इस राशि से अधिक हो जाता है तो उन्हें सरकार को एक रिपोर्ट देनी होगी। यानी कह रहा है कि अगर ग्रुप ए पोस्ट में जो रेलवे सर्वेंट हैं, शादी ब्याह जैसे मौक़ों पर, धार्मिक मौक़ों पर अगर कोई उनको कितने अमाउंट का राशि का गिफ्ट देगा तो उसी तक बिना उन्हें बताए स्वीकार करना होगा। अगर उससे अधिक होगा तो वो उन्हें देना पड़ता है। तो इसके लिए दोस्तों 3 कैटेगरी होती है। पहला होता है ग्रुप ए का, ऑप्शन है इसमें 5,000, 15,000, 25,000, 50,000। तो इसको हम लोग बताते हैं, इसमें 3 कैटेगरी होती है, एक ग्रुप ए की, एक ग्रुप बी की, एक ग्रुप सी की। तो ग्रुप ए की जो कैटेगरी होती है दोस्तों वो होता है 25,000। ग्रुप बी की जो कैटेगरी होती है दोस्तों वो होता है 15,000। और जो ग्रुप सी की कैटेगरी होती है वो होता है 7,500। ये आपका जो कंडक्ट रूल है उसमें जो आपका रूल 13 है दोस्तों, तो उसमें ये आपका बताया गया है कि कौन किसकी कितनी लिमिट है। और दोस्तों इसका संशोधन आपका 2020 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या हमारा 8 को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इन अ रिलेशन टू रेलवे सर्वेंट द डेफिनेशन ऑफ फैमिली इंक्लूड्स अ सन और डाउटर बट एक्सप्लिसिटली डज नॉट इंक्लूड होम। यानी रेलवे सेवक के संबंध में परिवार की परिभाषा में पुत्री या पुत्र शामिल है, लेकिन स्पष्ट रूप से किसे शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन है दोस्तों, द वाइफ ऑफ और हस्बैंड ऑफ द रेलवे सर्वेंट, कह रहा है कि नहीं किया गया है। तो ये दोनों पहला ऑप्शन में ये शामिल है। स्टेप सन और स्टेप डाउटर होली डिपेंडेंट ऑन हिम। दूसरा है एनी अदर रिलेटेड बाय ब्लड हु इज होली डिपेंडेंट ऑन हिम। अ चाइल्ड और स्टेप चाइल्ड इज नो लॉन्गर इन एनी वे डिपेंडेंट ऑन द रेलवे सर्वेंट। यानी जो हमारा प्रश्न संख्या जो हमारा है 8, उसका आंसर होगा दोस्तों डी। देखते हैं इसका डिपेंडेंट का डेफिनेशन में दोस्तों 7 तरह की डिपेंडेंसी को डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें स्टेप चाइल्ड और स्टेप चाइल्ड हु इज नो लॉन्गर एनी वे डिपेंडेंट ऑन द रेलवे सर्वेंट, इस प्रश्न का आंसर होगा इसमें डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रश्न संख्या जो हमारा 9 है वो कि अकॉर्डिंग टू रूल 16 ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 व्हाट एक्शन इज स्पेसिफिकली डीम्ड टू बी स्पेकुलेशन इन एनी स्टॉक और शेयर अदर इन्वेस्टमेंट। रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 16 के अनुसार किसी भी स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश में कौन सी कार्रवाई विशेष रूप से सट्टेबाजी मानी जाती है, मैंने कहाँ तक आपको अलाउड है। तो जो पहला ऑप्शन है दोस्तों इन्वेस्टमेंट अप टू 6 मंथ्स बेसिक पे, ये आपका अलाउड है, यानी ये आपका सही है। दूसरा है दोस्तों ओकेजनल इन्वेस्टमेंट थ्रू द
लाइसेंस्ड स्टॉक ब्रोकर्स, तो ये भी अलाउड है आपको। फ्रीक्वेंट सेल और बोथ शेयर सिक्योरिटीज और अदर इन्वेस्टमेंट। तो प्रश्न संख्या जो हमारा और आठवां है, चौथा है मेकिंग एन एडवांस और पेमेंट टू अ प्राइवेट एम्प्लॉय। तो यानी जो हमारा जो कंडक्ट रूल है उसका जो 16 के अनुसार प्रश्न संख्या हमारा जो 9 का आंसर होगा वो होगा दोस्तों सी। फ्रीक्वेंट परचेज और सेल ऑफ शेयर सिक्योरिटीज और अदर इन्वेस्टमेंट लाइक आईपीओ भी नहीं ले सकते हैं। यानी प्रश्न संख्या जो 9 का आंसर होगा वो होगा सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू सेक्शन जे ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय डज नॉट इंक्लूड होम। नवीनतम मजदूरी अधिनियम 1948 जे के अनुसार कर्मचारी की परिभाषा में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो मिनिमम वेजेस एक्ट में दोस्तों ये हमारे जो मेंबर्स ऑफ, यानी पहला है स्किल, दूसरा है आउट वर्कर, तीसरा है मेंबर एंड ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन और तीसरा है क्लरिकल वर्कर। दोस्तों यानी ऑप्शन जो हमारा सी है मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन, इसे कर्मचारी की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस सेंट्रल एक्ट रूल 1950, व्हाट इज द जनरल मैक्सिमम परसेंटेज फॉर लिमिट फॉर टोटल डिडक्शन from an employee's wages in any wages period in case other than involving customer cooperative stores। यानी न्यूनतम केंद्रीय नियम 1950 के तहत किसी भी वेतन अवधि में कर्मचारी की मजदूरी से कुल कटौती की सामान्य अधिकतम प्रतिशत सीमा क्या है, कोऑपरेटिव के मामलों को छोड़कर। तो जहां कोऑपरेटिव की मामलों को छोड़कर मैक्सिमम आपके जो पेमेंट से कटौती करने की जो लिमिट है उसकी है 50। यानी प्रश्न संख्या जो 12 का आंसर होगा बी होगा। लेकिन अगर कहेगा कि जिसमें आपका उपभोक्ता सहकारी स्टोर यानी कोऑपरेटिव शामिल है तो उसमें जो आपका आंसर होगा दोस्तों वो होगा 75%। टोटल ऐसे हो जाता है। यानी प्रश्न संख्या जो 12 का आंसर होगा वो होगा बी। अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेस सेंट्रल 1950, how many hours shall constitute a normal working day for an adult। यानी न्यूनतम मजदूरी केंद्रीय नियम 1950 के अनुसार एक वयस्क के लिए सामान्य कार्य दिवस में कितने घंटे काम करना आवश्यक है। प्रश्न संख्या जो 13 का आंसर होगा दोस्तों, उसके लिए ऑप्शन देखते हैं 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे और 12 घंटे। तो इसका आंसर होगा बी 9 घंटे। मैक्सिमम पर डे का ये लिमिट है दोस्तों। प्रश्न संख्या जो हम लोग अब 14 को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स एन एडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री इन एनी वीक। फैक्ट्री अधिनियम की अधिनियम के अनुसार किसी सप्ताह में एक वयस्क श्रमिक को फैक्ट्री में काम करने के लिए आवश्यक अनुमत अधिकतम घंटों की संख्या कितनी है दोस्तों। ऑप्शन है 42 आवर्स, 48 आवर्स, 52 आवर्स, 60 आवर्स। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी 48 आवर्स। यानी जब आप फैक्ट्री एक्ट का चैप्टर 4 में सेक्शन 51 को देखेंगे तो उसमें क्लियरली ये मेंशन है कि नो एडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन ए फैक्ट्री फॉर मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक। और जो डेली आवर्स जो 54 सेक्शन में दिया है फैक्ट्री एक्ट का, यानी नॉट एडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री मोर देन 9 आवर्स इन अ डे। ये प्रश्न भी आते रहता है वीकली और डेली का। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 14 का आंसर होगा वो होगा बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 को पढ़ते हैं।
अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 व्हाट इज द मैक्सिमम डेली वर्किंग आवर्स फॉर एन एडल्ट एक्सक्लूडिंग इंटरवल्स ऑफ द रेस्ट, एक्सक्लूडिंग इंटरवल्स ऑफ द रेस्ट। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 15 है उसका ऑप्शन है दोस्तों, यानी कह रहा है कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार एक सदस्य श्रमिक वयस्क श्रमिक के लिए विश्राम के अंतराल को छोड़कर अधिकतम दैनिक कार्य समय क्या है? तो ऑप्शन है 9 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स और 75 आवर्स। यानी जो हमारा प्रश्न संख्या जो हमारा 15 का आंसर होगा वो होगा ए, सेक्शन 54 के अनुसार ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। साथियों प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमिसेबल डिडक्शन अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट वेज रिलेटेड प्रोविजन एंड एलाइड लॉज, रेफरेंस एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। यानी प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित में से किस उपयुक्त वेतन कटौती फैक्ट्री अधिनियम एवं संबंध कानूनों के अंतर्गत मान्य नहीं है? जैसे कि पेमेंट वेजेस एक्ट मनी वेतन भुगतान अधिनियम। पहला ऑप्शन है डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, तो ये होता है। डिडक्शन फॉर डैमेजेस और लॉस कॉज्ड बाय एम्प्लॉयज नेग्लिजेंस, तो ये भी होता है। डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशंस टू अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड विथ एम्प्लॉय कंसेंट, यानी कर्मचारी की सहमति से स्वीकृत भविष्य निधि में अंशदान कटौती, ये भी होता है। अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों कि डिडक्शन टू रिकूप यानी भरपाई द एम्प्लॉयर्स रूटीन बिजनेस लॉसेज अनरिलेटेड टू वर्कर, यानी कर्मचारी से असंबंधित नियोक्ता की सामान्य व्यापार हानि की भरपाई के लिए कटौती। यानी प्रश्न संख्या जो 16 का आंसर होगा वो होगा डी। प्रश्न संख्या जो हमारा 16 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी। प्रश्न संख्या 16 यही था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डिडक्शन अंडर फैक्ट्रीज एक्ट वेजेस रिलेटेड टू प्रोविजन एंड एलाइड लॉज, रेफरेंस ऑफ एग्जाम्पल पेमेंट वेजेस एक्ट। नहीं कह रहा है कि ये कर्मचारियों से उसकी कटौती नहीं की जाएगी, तो उसके लिए कर्मचारी से असंबंधित नियोक्ता की सामान्य व्यापार हानि की भरपाई के लिए कटौती। यानी अगर किसी कंपनी को लॉस हुआ है फाइनेंशियल ईयर में या किसी प्रकार से, तो उसके लिए कर्मचारी को पेमेंट से नहीं काटा जाएगा। यह पेमेंट वेजेस एक्ट 1936 इंश्योर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। सेफ्टी मेजर्स अंडर द एक्ट फॉर फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग पावर ड्रिवेन मशीनरी, यानी बिजली चलित मशीनरी वाले कारखानों के लिए अधिनियम के तहत निम्नलिखित में कौन सा अनिवार्य सुरक्षा उपाय है? सेफ्टी मेजर्स, तो पहला ऑप्शन है प्रोविजन ऑफ एस्पिटेंस ओनली इन कैंटीन, केवल कैंटीन में थूकदानों की व्यवस्था, तो ये आपका हेल्थ प्रोविजन है। सेफ्टी प्रोविजन ये नहीं है। फेंसिंग ऑफ डेंजरस पार्ट्स ऑफ मशीनरी, ये आपका सेफ्टी प्रोविजन है। अपॉइंटमेंट ए फुल टाइम मेडिकल ऑफिसर इन फैक्ट्रीज, ये भी हेल्थ प्रोविजन है। प्रोविजन ऑफ क्रेचेज इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स, प्रोविजन ऑफ क्रेचेज, महिला श्रमिकों की संख्या की परवाह किए बिना नहीं। जो हेल्थ प्रोविजन है आपका वेलफेयर में, वेलफेयर प्रोविजन है, उसके अंदर मिनिमम 30 वुमेन होनी चाहिए एक क्रेच के लिए। तो हम लोग इस प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में जो हमारा है कि जो जब फैक्ट्री एक्ट के चैप्टर आप 5 को पढ़ेंगे दोस्तों, तो उसमें आपका फेंसिंग ऑफ डेंजरस पार्ट्स ऑफ मशीनरी की गई है। यानी
जो सेक्शन 21 कहता है उसी में आपका लिखा गया है कि every moving part of a prime mover and every flywheel considered whether प्राइम मूवर और फ्लाई व्हील इज इंजन हाउस और नॉट, तो उसके लिए फेंसिंग मशीनरी होना अनिवार्य है। जो आपका जो पहला स्पिटेंस की व्यवस्था है, लेकिन वो हेल्थ मेजर है, यानी जब सेक्शन 20 पढ़ेंगे तो उसमें स्पिटेंस की व्यवस्था की बात की गई है। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 17 है उसका आंसर होगा बी, सेक्शन 21 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948? फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत बच्चों के रोजगार संबंधी क्या प्रतिबंध हैं? ऑप्शन है दोस्तों कि पहला, चिल्ड्रेन बिलो 16 ईयर्स कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री वर्क। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने में काम पर नहीं लगाया सकता। दोस्तों ये 14 वर्ष होता है। बिलो 14 ईयर्स कैन नॉट बी एम्प्लॉयड, एन एडोलेसेंट रिक्वायर सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को रोजगार नहीं दिया जा सकता है और किशोरों के लिए प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी है 12 वर्ष। ऑप्शन डी है चिल्ड्रेन अबव 14 ईयर्स कैन बी एम्प्लॉयड इन नाइट शिफ्ट विथ गार्डियन कंसेंट। नहीं, ये भी नहीं है कि बच्चों को आपका नाइट शिफ्ट कराने की अनुमति नहीं है। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 18 है, 18 का जो ऑप्शन बी है दोस्तों, वो कहता है, यानी जब आप फैक्ट्री एक्ट पढ़ेंगे उसमें जो फैक्ट्री एक्ट का जो सेक्शन 67 है उसमें यंग चिल्ड्रेन, यानी जो चिल्ड्रेन है, या प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रेन, उसमें लिखा हुआ है कि नो चाइल्ड हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 14th ईयर शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री। यानी कह रहा है कि जो बच्चे 14 वर्ष से कम के हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता है किसी भी फैक्ट्री प्रीमाइसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रेलवे सर्वेंट पास रूल 1986 हु इज एलिजिबल फॉर अ ड्यूटी पास। यानी रेलवे कर्मचारी पास नियम 1986 के अनुसार ड्यूटी पास कौन प्राप्त कर सकता है? तो ऑप्शन है ओनली रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट, दूसरा है रेलवे सर्वेंट परफॉर्मिंग जर्नी वाइल ऑन ड्यूटी, एनी रेलवे सर्वेंट ट्रेवलिंग विथ फैमिली, अप्रेंटिस एंड कैजुअल एम्प्लॉयज। तो नहीं, ड्यूटी पास का मतलब क्या होता है कि आप रेलवे सर्वेंट्स परफॉर्मिंग जर्नी वाइल ऑन ड्यूटी, आप ड्यूटी पर यात्रा कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ड्यूटी पास दिया जाता है। यानी प्रश्न संख्या जो 19 का आंसर होगा वो होगा बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। What is the maximum number of privilege passes sets allowed annually to ग्रुप ए एंड बी एम्प्लॉयज? ग्रुप ए और बी कर्मचारियों को वार्षिक अधिकतम कितनी सेट प्रिविलेज पास दी जा सकती है? तो ऑप्शन है 3, 6, 4 और 2। तो प्रश्न संख्या जो हमारा 20 का आंसर होगा वो होगा 6 सेट, बी। अगर कहता कर्मचारी जो होते हैं नॉन गजेटेड ऑफ कर्मचारी, ग्रुप सी एंड डी की बात करता तो उसके लिए 1 से 5 वर्ष के बीच में 1 सेट दिया जाता है और 5 वर्ष के बाद इनको 3 सेट दिया जाता है। यानी प्रश्न संख्या जो 6 का आंसर होगा वो होगा बी। प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्कूल पासेस? पहला पढ़ते हैं, स्कूल पास के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही है? ऑप्शन है, इस जो स्कूल पास होता है तो इशू इन फुल सेट्स ओनली, केवल पूर्ण सेट में जारी किए जाते हैं। वन गार्जियन कैन ट्रैवल विथ द चाइल्ड काउंटिंग एज ए हाफ सेट, ओनली चिल्ड्रेन एबव 21 ईयर्स,
ऑप्शन है गार्जियंस जर्नी आर काउंटेड एज फुल सेट, यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 21 है, इसका आंसर होगा दोस्तों 21 का आंसर होगा दोस्तों बी। कह रहा है कि स्कूल पास दोस्तों एक ईयर में 3 फुल सेट किया जाता है और 6 हाफ सेट होता है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत है, दूसरा सही है। तीसरा 21 वर्ष के बच्चों के लिए नहीं, 18 वर्ष की जो बच्चे होते हैं उनके लिए है स्कूल पास जो होता है दोस्तों। आप जब पास रूल 7 देखेंगे उसमें कहा गया है कि इन केस अ बॉय अंडर 80 ईयर्स एंड ए गर्ल ऑफ एनी एज द पेरेंट और गार्डियन में बी इंक्लूडेड इन द पास, और वो हाफ सेट काउंट होता है। और हाउ मेनी गार्जियंस काउंटेड एट फुल नहीं, वो हाफ सेट ही माना जाता है। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 21 का आंसर होगा वो होगा आपका बी। प्रश्न संख्या जो 21 होगा उसका आंसर होगा दोस्तों बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 22। हाउ मेनी डिपेंडेंट्स कैन बी इंक्लूडेड अंडर अ पास और पीटीओ, यानी पास पीटीओ के तहत कितने आश्रितों को शामिल किया जा सकता है। यानी ऑप्शन है कि मैक्सिमम ऑफ 5 डिपेंडेंट्स, मैक्सिमम 5 की बात कर रहा है तो नहीं, मैक्सिमम 2 होते हैं। नो लिमिट ऑफ डिपेंडेंट्स ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम 3 डिपेंडेंट्स नहीं, मैक्सिमम ऑफ 2 डिपेंडेंट्स एक्सेप्ट फैमिली मेंबर्स। हाँ, तो प्रश्न संख्या जो 22 का आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 23 को। What should be done if a pass or PTO is lost according to the rules? नियमों के अनुसार यदि पास पीटीओ खो जाता है तो क्या किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है इन्फॉर्म द पुलिस इमीडिएटली एंड रिपोर्ट टू द पास मिसिंग अथॉरिटी, तुरंत पुलिस को सूचित करें और पास जारी करने वाले प्राधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। दूसरा ऑप्शन है इग्नोर कंटिन्यू टू यूज एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, नहीं ऐसा नहीं होता है। अप्लाई फॉर ए न्यू पास विदाउट रिपोर्टिंग द लॉस, ऐसा भी नहीं होता है। इन्फॉर्म द रेलवे एम्प्लॉय यूनियन, ऐसा भी नहीं होता। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 23 का आंसर होगा वो होगा करेक्ट ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 24 को। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ट्रेड यूनियन 1926 के तहत ट्रेड यूनियन बनाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न हमारा 24 का ऑप्शन है 5 सदस्य, 7 सदस्य, 10 सदस्य और 15 सदस्य। ट्रेड यूनियन एक्ट का जो सेक्शन 4 है दोस्तों वो कहता है कि एनी 7 और मोर मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन में बी सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू द रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड अदरवाइज कंप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ द एक्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। यानी इस प्रश्न का जो 24 का जो आंसर होगा वो होगा बी। 7 सदस्य आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए केवल ये नहीं होता, उसके लिए आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का या तो 10% या फिर 100 मेंबर आपके सब्सक्राइबर होने चाहिए और ये यूनियन पिछले 1 सालों से एक्टिव होनी चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 25 को। Who appoints the registrar of trade union according to the Trade Union Act 1926? ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अनुसार ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार को नियुक्ति कौन करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ ऑल स्टेट्स, स्टेट गवर्नमेंट फॉर ईच स्टेट्स, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएटली, ट्रेड यूनियन मेंबर्स। तो प्रश्न संख्या जो हमारा 25 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा
इसका आंसर होगा सी। ट्रेड यूनियन एक्ट का सेक्शन 3 में अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार की चर्चा की गई है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन टू बी ए रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट। अब वो ईच स्टेट में और सेंट्रल लेवल दोनों पर हो सकता है। तो सेंट्रल के लिए सेंटर करेगा और स्टेट के लिए स्टेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 26, व्हाट राइट्स डू द मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हैव रिगार्डिंग इंस्पेक्शन ऑफ इट्स बुक्स अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अनुसार पंजीकृत ट्रेड यूनियन के सदस्यों को उसके खातों का निरीक्षण करने के संबंध में क्या अधिकार है? तो ऑप्शन है ओनली ऑफिस बियरर कैन इंस्पेक्ट, ओनली एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर्स कैन इंस्पेक्ट, ऑफिस बियरर एंड मेंबर्स कैन इंस्पेक्ट एट प्रेस्क्राइब्ड टाइम्स। ऑप्शन नेक्स्ट नो ऑप्शन नो इंस्पेक्शन राइट्स आर गिवन, यानी कोई निरीक्षण का अधिकार नहीं दिया गया है। प्रश्न संख्या जो हमारा 26 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, ऑफिस बियरर एंड मेंबर्स कैन इंस्पेक्ट एट प्रेस्क्राइब टाइम्स। यानी इस नियम को दोस्तों ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का जो सेक्शन 20 में है उसको डिस्क्राइब किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। व्हाट आर द ट्रेड डिस्प्यूट एज पर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अनुसार ट्रेड विवाद यानी ट्रेड डिस्प्यूट क्या है? ऑप्शन है एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट टर्म्स ऑफ कंडीशंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, नियोक्ताओं और कामगारों के बीच रोजगार शर्तों या स्थितियों से संबंधित कोई भी विवाद। दूसरा ऑप्शन है ओनली डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर्स, ऐसा नहीं होता है। ओनली डिस्प्यूट बिटवीन वर्कमैन नहीं होता है। डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू बिजनेस कंपटीशन ओनली नहीं। जो प्रश्न संख्या जो हमारा 27 है दोस्तों, 27 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ए। 27 का आंसर होगा ए, डिस्प्यूट रिलेटेड टू employment terms of conditions between employers and workmen. Next question 28, what penalties are prescribed for failure to submit required returns by a trade union per the Trade Union Act 1926? ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अनुसार ट्रेड यूनियन द्वारा आवश्यक रिटर्न प्रस्तुत न करने पर दंड क्या निर्धारित है? ऑप्शन है दोस्तों फाइन अप टू 50 रुपीज़, कंटिन्यूइंग फाइन अप टू 5 रुपीज़ पर वीक, 50 रुपये तक की जुर्माना और प्रति सप्ताह 5 रुपये अतिरिक्त जुर्माना। ओनली वार्निंग इशूड विदाउट फाइन, ऐसा नहीं होता है। इम्पेरिजेंट अप टू 1 ईयर्स, नो पेनल्टी डिस्क्राइब्ड, ऐसा नहीं है। प्रश्न संख्या जो 28 का आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन ए, फाइन अप टू 50 रुपीज़, कंटिन्यूइंग फाइन अप टू 5 रुपीज़ पर वीक। ये सेक्शन इंडियन जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है उसका जो सेक्शन 31 कहता है कि अगर आप रिटर्न सबमिट नहीं करेंगे तो ये आप पे 50 रुपये या प्रति सप्ताह 5 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 29, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कमैन फॉर एस्टेब्लिशमेंट टू कवर्ड अंडर द लेबर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1970? ऑप्शन यानी लेबर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1970 के तहत किसी प्रतिष्ठान में शामिल होने के लिए न्यूनतम कर्मचारियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन है आपका 10, 15, 20 और 25। क्या 29 का आंसर होगा वो होगा सी, 20 वर्कर्स होने चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों 30, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग वेलफेयर फैसिलिटीज लाइक कैंटीन्स एंड रेस्ट रूम टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स? कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कैंटीन और रेस्ट रूम जैसी कल्याण सुविधाएं प्राप्त करने की जिम्मेदारी किसकी है?
यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 30 है उसका ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्टर, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, बोथ कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, और ऑप्शन है डी आपका स्टेट गवर्नमेंट। तो इस प्रश्न का जो एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, बोथ कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मस्ट अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर डू इफ कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू पे वेजेस ऑन टाइम टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर। यानी ठेकेदार द्वारा समय पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर को वेतन नहीं देता है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन पहला है पे वेजेस टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड रिकवर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर, नोट एक्शन टेकन, ऐसा नहीं होता है। ओनली नोटिफाई द लेबर डिपार्टमेंट ओनली, रिड्यूस वर्क आवर्स फ्रॉम आवर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ऐसा नहीं होता है। प्रश्न संख्या जो 31 का आंसर होगा वो होगा ए, वेजेस को पे कर देना है और कॉन्ट्रैक्ट से रिकवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग एन इंस्पेक्टर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत निरीक्षक के काम में बाधा डालने पर क्या दंड है। ऑप्शन है पहला इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 months और फाइन अप टू 500, और या बोथ 3 महीने तक कैद या 500 रुपये तक जुर्माना, या दोनों। ऑप्शन है दूसरा बी इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year, फाइन अप टू 1000 रुपीज़, नो पेनल्टी। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 32 होगा उसका आंसर होगा ए, होगा 3 महीने तक कैद या 500 रुपये का जुर्माना, या दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 हु अपॉइंट्स द लाइसेंसिंग ऑफिसर फॉर इशूइंग कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस। ठेकेदार लाइसेंस जारी करने के लिए लाइसेंसिंग अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यानी ऑप्शन है हमारा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन और लेबर यूनियन। तो प्रश्न संख्या जो हमारा 33 होगा उसका आंसर होगा ए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। अंडर द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 who is liable to pay compensation in case of injury caused by accident arising out of employment। यानी एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 के तहत रोजगार के कारण हुई दुर्घटना में चोट लगने पर क्षतिपूर्ति का भुगतान किसे करना होता है। ऑप्शन है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, कॉन्ट्रैक्टर। तो ऑप्शन होगा ए, एम्प्लॉयर। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 34 है उसका जो आंसर होगा एम्प्लॉयर। आप एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 का जो सेक्शन 3 है उसमें उसकी लायबिलिटी तय की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ डिसेबलमेंट आफ्टर विच कंपनसेशन बिकम्स पेएबल अंडर द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 के तहत न्यूनतम विकलांग अवधि कितनी है जिसके बाद क्षतिपूर्ति देय होती है। यानी जब आप एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट का सेक्शन 3 पढ़ते हैं तो उसमें कंपनसेशन की चर्चा की गई है, एम्प्लॉयर की लायबिलिटी। तो उसके लिए क्या होता है जब उसका जो 3 पार्ट है दोस्तों, 2 पार्ट है। पहला है कि ए में लिखा गया है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी विच डज नॉट रिजल्ट इन टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट ऑफ द एम्प्लॉय फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 days। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 35 का आंसर होगा वो होगा ए।
ऑप्शन दूसरा कहता है, आगे पढ़ेंगे इसको, प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं, यानी प्रश्न संख्या 35 का आंसर होगा ए। 3 डेज से अधिक होता है तो ही आपको कंपनसेशन मिलेगा। हाउ कंपनसेशन इज कैलकुलेटेड इन केस ऑफ डेथ अंडर द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 के तहत मृत्यु के मामले में क्षतिपूर्ति की गणना कैसे की जाती है? तो कह रहा है दोस्तों, पहला 50% ऑफ मंथली वाज मल्टीप्लाइड बाय रिलीवेंट फैक्टर और 1,20,000 विच एवर इज मोर, यानी मासिक वेतन का 50% गुना संबंधित मन एज फैक्टर होता है और 1,20,000 से जो ज़्यादा हो। बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन, डेथ केस के लिए ये होता है। फुल मंथली वेजेस फॉर 12 मंथ नहीं, फिक्स्ड अमाउंट नहीं, 25% नहीं, यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 36 है उसका आंसर होगा ए। 50% मंथली वेजेस का होता है, उसको एज फैक्टर का रिलेवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है और ये उसमें या तो 1,20,000 हो या वो आपका जो 50% वाला फैक्टर हो वो ज़्यादा हो। अगर यही कहता कि डिजेबलमेंट के लिए तो डेथ केस के लिए हो गया, अगर कहता कि कोई पूर्ण रूप से विकलांग हो गया है उसके लिए क्या होता है, 60% होता है, एज फैक्टर होता है, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, या 1,40,000 जो मैक्सिमम हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। What is the role of commissioner appointed under Employee Compensation Act 1923? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 के तहत नियुक्त कमिश्नर की भूमिका क्या है? टू एजुकेट एंड सेटल कंपनसेशन क्लेम्स, क्षतिपूर्ति दावों का निपटान और निर्णय, टू कलेक्ट कंपनसेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, नियोक्ताओं से क्षतिपूर्ति वसूलना, टू प्रोवाइड मेडिकल एड टू एम्प्लॉयज, कर्मचारियों को चिकित्सीय सहायता प्रदान करना, टू रेगुलेट वेजेस ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों के वेतन का नियमन। अब प्रश्न था हमारा कि जो कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के तहत तो उनका रोल क्या होता है? तो ऑप्शन 37 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो है आपका ए, टू एजुकेट एंड सेटल कंपनसेशन क्लेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। फैमिली मेंबर्स, विच फैमिली मेंबर्स आर एलिजिबल टू ट्रैवल ऑन रेलवे सर्वेंट्स पास पीटीओ? रेलवे कर्मचारी के पास पीटीओ पर कौन कौन से परिवार के सदस्य यात्रा कर सकते हैं? स्पाउस एंड चिल्ड्रेन बिलो 21 ईयर्स फुली डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय, ओनली स्पाउस, ऑल फैमिली मेंबर्स रिगार्डलेस एज, ओनली चिल्ड्रेन। यानी प्रश्न संख्या जो 38 का आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर रेलवे ट्रेवलिंग अलाउंस रूल 2017, what is the rate of CTG for transfer involving change of stations more than 20 किलोमीटर? रेलवे ट्रेवलिंग अलाउंस नियम दर 17 के अनुसार 20 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थानांतरण के लिए कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट यानी सीटीजी की दर क्या है? तो ऑप्शन 50% ऑफ द लास्ट पे मंथ बेसिक, 80% ऑफ द लास्ट मंथ्स बेसिक पे, 100% ऑफ लास्ट मंथ्स बेसिक पे, 20% ऑफ लास्ट मंथ्स बेसिक पे। तो प्रश्न है हमारा कि सीटीजी की दर क्या है 20 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए? तो प्रश्न संख्या 39 का आंसर होगा बी, 80%। यही कहते हैं 20 किलोमीटर के अंडर तो ये 1/3 होता है दोस्तों। और एक स्पेशल है कि अंडमान निकोबार में ये आपका 100% दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
40. In case of transfer within same city or less than 20 kilometer apart with actual change of residence, what fraction of cities is admissible? यानी स्थानांतरण एक ही शहर में या 20 किलोमीटर से कम की दूरी पर होता है और उसमें निवास स्थान में वास्तविक बदलाव होता है तो सिटी जी का कितना भाग दिया जाएगा। तो प्रश्न संख्या जो हमारा 40 जैसा हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था उसका होगा 1/3। अगर इस प्रश्न में एक और पॉइंट कहता कि निवास स्थान में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो अगर निवास स्थान में बदलाव नहीं होगा तो उसको कुछ नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर कह रहा है कि 20 किलोमीटर की दूरी से कम होता है, एक ही शहर में है और निवास स्थान में बदलाव होता है, तो इसका आंसर होगा 40 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 41. For employees settling at last duty station within less than 20 kilometer without change of residence, how much city is payable? यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 41 कह रहा है कि जो कर्मचारी अंतिम ड्यूटी स्टेशन पर या 20 किलोमीटर से कम दूरी पर निवास बदले सेटल होते हैं तो उन्हें कितना सीटीजी दिया जाना मिलता है। तो ऑप्शन है फुल, 1/3, हाफ, नो सीटीजी एडमिशेबल। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 41 का आंसर होगा वो होगा डी, उन्हें कोई सीटीजी दे नहीं होगा। प्रश्न संख्या 42 का आंसर होगा वो होगा डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 42 को। रिगार्डिंग परमानेंट ट्रांसफर, ए रेलवे एम्प्लॉइज मे बी परमिटेड टू रिटेन द रेलवे accommodation at the former station on payment of normal rent for a period of how many months? कह रहा है कि अस्थाई स्थानांतरण परमानेंट ट्रांसफर के अनुसार एक रेलवे कर्मचारी को सामान्य किराए भुगतान पर पूर्व स्टेशन पर रेलवे आवास बनाए रखने की अनुमति कितने समय के लिए दी जा सकती है? पहला ऑप्शन 4 मंथ, दूसरा 2 मंथ, तीसरा 6, चौथा 8। यानी इस प्रश्न का आंसर होगा बी, 2 महीने के लिए होता है। 42 का आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं। Railway officers posted on deputation to PSU that have already been established for more than 5 years are permitted to retain railway quarter for a period of, यानी 5 वर्ष से अधिक समय से स्थापित सार्वजनिक उपक्रम में प्रतिनियुक्ति पर तैनात रेलवे अधिकारियों को रेलवे क्वार्टर अपने पास रखने की अनुमति कितने समय के लिए दी जाती है? यानी प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन देखते हैं, 2 महीने, 5 साल, 1 साल और 4 महीने। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों संख्या जो 43 का जो आंसर होगा वो दोस्तों होगा ए, 2 महीने के लिए अनुमति दिया जाता है क्योंकि ये पुराना है। अगर ये नया की बात होता तो उसके लिए 5 साल का समय होता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44. Under the central staffing scheme, after initial 2 months of retention and quarter on normal rate, what is the rate of rent chargeable for remaining permissible? केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत सामान्य दर प्रतिधारण रिटेंशन के शुरुआती 2 महीने के बाद से स्वीकार्य अवधि के लिए दे किराए दर की क्या है? तो पहला ऑप्शन है ट्रिपल द नॉर्मल लाइसेंस फी, मार्केट रेंट, नॉर्मल लाइसेंस फी एंड डबल द नॉर्मल लाइसेंस फी। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 44 का जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों डी, डबल द नॉर्मल लाइसेंसिंग फी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 45. What action must be taken regarding retirement death gratuity if railway servant fails to vacate railway accommodation after superannuation or cessation of service? यदि कोई रेलवे कर्मचारी सेवानिवृत्ति या समाप्ति के बाद रेलवे आवास खाली करने में विफल रहता है तो सेवानिवृत्ति मृत्यु ग्रेच्युटी के संबंध में क्या कार्रवाई किया जाना चाहिए? तो प्रश्न संख्या 45 का पहला ऑप्शन है इट शुड बी विथहेल्ड इन फुल। दूसरा ऑप्शन है 50 शुड बी विथहेल्ड। तीसरा ऑप्शन है इट शुड बी रिलीज्ड आफ्टर टेकिंग एन अंडरटेकिंग एंड ऑप्शन डी है ओनली डियरनेस रिलीफ शुड बी विदहेल्ड। तो इसकी जो लिमिट है दोस्तों कि जो रिटायरमेंट के केस में होती है तो वो 4 महीने की होती है, आप नॉर्मल रेंट पे रह सकते हैं। और डेथ में दोस्तों ये 2 साल का होता है, बाद में इसको बढ़ाया जाता है। तो प्रश्न है कि अगर कोई नहीं खाली करता है तो उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए, यानी प्रश्न संख्या जो 45 का जो हमारा आंसर होगा वो कहता है कि ये पूरी तरह से ग्रेच्युटी को रोक दिया जाना चाहिए। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 45 का आंसर होगा वो होगा ए। इफ एन एम्प्लॉइज वेयर अबाउट्स नॉट नोन आफ्टर व्हाट पीरियड टाइम कैन अ कंपैशनेट अपॉइंटमेंट नॉर्मली बी कंसीडर्ड। यदि किसी कर्मचारी के ठिकाने यानी वेयर अबाउट्स का पता नहीं चलता है तो सामान्यतः कितने समय बाद अनुकंपा नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है। यानी प्रश्न संख्या हमारा 46 का ऑप्शन ए है, पहला है 3 वर्ष, दूसरा है 5 वर्ष, तीसरा है 7 वर्ष और चौथा है 10 वर्ष। यानी तो कह रहा है कि नियुक्ति पर विचार करने की बात की गई है। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 46 है उसका एग्जैक्ट जो आंसर होता है दोस्तों FIR जिस तारीख को किया गया है उसके डेट के 2 साल बाद आपको अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी विचार किया जाता है। अच्छा, एक और है 7 वर्ष। 7 वर्ष को क्या होता है कि उसे डेट ऑफ FIR के बाद 7 वर्ष बाद उसे मृतक मान लिया जाता है, यानी उसे डेथ मान लिया जाता है। यानी प्रश्न संख्या जो 46 का जो आंसर होगा होगा इनमें से कोई नहीं। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा कि 2 वर्ष बाद इसे अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। प्रश्न संख्या 47 अंडर विच फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस अपॉइंटमेंट ऑफ अ नियर रिलेटिव नॉट मे बी परमिशिबल। विच किस परिस्थितियों में निकट संबंधित नियर रिलेटिव की नियुक्ति स्वीकार्य नहीं है? इफ द विडो सर्टिफाइड दैट रिलेटिव इज द ब्रेड विनर, if the employee died in harness, if the employee has left behind only widow with no son, daughter to be supported by her, if the son or daughter is minor। प्रश्न संख्या जो हमारा under which of the following circumstances the appointment of a near relative not permissible? If the employee left behind only the widow with no son or daughter। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 47 का आंसर होगा वो होगा निकट संबंधियों की नियुक्ति स्वीकार्य नहीं है। इफ द एम्प्लॉय लेफ्ट बिहाइंड द ओनली विडो with no son or daughter supported by her। यानी प्रश्न संख्या 47 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज
is given the highest priority number 1 when making appointment on compassionate ground। अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां करते समय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के सर्वोच्च प्राथमिकता माने फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है? पहला, डिपेंडेंट्स ऑफ एम्प्लॉय हु डाई इन हार्नेस एज ए रिजल्ट ऑफ रेलवे एक्सीडेंट व्हेन ऑफ ड्यूटी। नहीं, ड्यूटी से बाहर होने पर रेलवे दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप सेवा में मरने वाले कर्मचारियों और आश्रितों को। तो ये दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर नहीं। डिपेंडेंट्स ऑफ एम्प्लॉय हु आर मेडिकली डिकेटेगराइज, चिकित्सीय रूप से विकोटीकृत मेडिकली डिकेटेगराइज आश्रित। तो ये दोस्तों ये चौथे नंबर पर आता है। डिपेंडेंट्स ऑफ एम्प्लॉय हु डाई आर और परमानेंटली क्रिपल इन द कोर्स ऑफ ड्यूटी, उन कर्मचारियों के आश्रित जिनकी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है, जो अस्थायी रूप से अपंग हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी आता है। डिपेंडेंट्स ऑफ एम्प्लॉय मिसिंग मोर देन 7 ईयर्स, जो कर्मचारियों के आश्रितों के जो लापता है। तो ये वो डिस्क्रिशनरी पावर होता है, दिया जाता है, लेकिन ये होता है। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 48 होगा, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। द कमिटी कंस्टिट्यूटेड टू कंडक्ट द सुटेबिलिटी टेस्ट फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट शुड कंसिस्ट ऑफ, यानी अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उपयुक्तता परीक्षा आयोजित करने वाली समिति में कौन शामिल होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 2 जूनियर स्केल, दूसरा ऑप्शन है 3 सीनियर ऑफिसर, वन ऑफ हुम शुड बी अ पर्सनल ऑफिसर, ठीक है। तीसरा 1 जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर एंड 1 सीनियर स्केल ऑफिसर। चौथा है द DRM एंड 2 ऑफिसर्स। यानी मास्टर सर्कुलर जो हमारा 16 है, उसका रूल 6 का 1 है दोस्तों, उसमें क्लियरली कहा गया है कि 3 सीनियर स्केल ऑफिसर होंगे और 1 ऑफ हुम शुड बी पर्सनल ऑफिसर। यानी प्रश्न संख्या जो 49 का आंसर होगा वो होगा बी। प्रश्न संख्या 50 को देखते हैं। वंस एन अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट grounds has been made in particular grade or category, each subsequent change of category permissible on the same compassionate grounds। एक बार विशेष श्रेणी ग्रेड में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हो जाने के बाद क्या उसी आधार पर श्रेणी में बाद में परिवर्तन की अनुमति है? पहला ऑप्शन है कि हाँ, it is always permissible, yes it is always permissible, yes but only within 6 months, no it is not permissible, yes with approval of DRM। यानी कह रहा है कि once an appointment on compassionate grounds has been made in a particular category grade, is subsequent change of category permissible on the same compassionate ground। तो नॉर्मली ये नहीं होता है, लेकिन उसी केस में अगर क्या होता है कि जैसे आपको ऑफर किया गया इस पोस्ट के लिए, अब एक्सेप्ट करने के लिए आपने ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया, और उसी मेडिकल के दौरान अगर आपको उस कैटेगरी में आपको मेडिकल के लिए अनफिट किया जाता है, तो ये चेंज हो सकता है, या DRM के अप्रूवल से हो सकता है, या जो अथॉरिटी आपको अप्रूव किया होगा उससे हायर अथॉरिटी किया जा सकता है। यानी प्रश्न का जो आंसर होगा सी, लेकिन ये चेंजेज हो सकता है, लेकिन वो उसी केस में होता है, एक बार फाइनल हो जाने के बाद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। बहुत लंबा वीडियो जा रहा है दोस्तों, इसको जल्दी निपटाते हैं। What is the benchmark for requirement of promotion from junior scale to senior scale?
कनिष्ठ वेतनमान से वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति के लिए बेंचमार्क की आवश्यकता होती है। वेरी गुड इन लास्ट 5 ईयर्स एपीआर, पिछले वर्षों के एपीआर में बहुत अच्छा। गुड प्लस 2 वेरी गुड एंड 3 गुड रेटिंग्स। गुड प्लस यानी 2 बहुत अच्छा और 3 अच्छा। गुड इन लास्ट 5 ईयर्स एपीआर, आउटस्टैंडिंग इन द लास्ट 2 एपीआर्स। इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों, तो उसके लिए तो मिनिमम 4 वर्ष की सेवा आवश्यक है, और एपीआर में दोस्तों लास्ट 3 ईयर्स का वो आपका रेटिंग देखा जाता है। मैंने वेरी गुड का एवरेज होना चाहिए, 6 से जो 8 का जो एवरेज होना चाहिए वो आपका होना चाहिए। यानी इस जो प्रश्न में जो आंसर है 51 का, ये आप लोग बताइए दोस्तों, आप लोग बताइए, उसके बाद इसको प्रॉपर आंसर किया जाएगा। यानी 51 का आंसर आप लोगों को देना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वेटेज गिवन टू ग्रुप बी सर्विसेज फॉर फिक्सेशन ऑफ इंटरसेस सीनियरिटी बिटवीन डायरेक्ट एंड प्रमोटी। सीधे और पदोन्नत ग्रुप ए अधिकारियों के बीच अंतर वरिष्ठता के निर्धारण के लिए ग्रुप सी सेवा को दिया जाने वाला अधिकतम वेटेज क्या है? ऑप्शन है हमारा 3 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या 5 वर्ष। प्रश्न संख्या जो 52 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी। आगे देखते हैं। अंडर द ट्रांसफर पॉलिसी व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ सेंसिटिव पोस्ट। ट्रांसफर पॉलिसी स्थानांतरण नीति के तहत संवेदनशील पदों के लिए अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो जो हमारा ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या डी 2 वर्ष। यानी प्रश्न संख्या हमारा जो 53 का आंसर होगा वो होगा दोस्तों बी 4 वर्ष। फॉर प्रमोशन टू HAG यानी हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड एंड एबव, DPC इज कंडक्टेड बाय रेलवे बोर्ड इन कंसल्टेशन विथ हुम। यानी HAG उच्च प्रशासनिक और उससे ऊपर की पदोन्नति के लिए रेलवे बोर्ड किसके परामर्श से DPC आयोजित करता है? पहला ऑप्शन है UPSC, दूसरा होता है PMO ऑफिस, तीसरा होता है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, और तीसरा है चौथा है कि अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी यानी ACC, कैबिनेट नियुक्ति की समिति। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 54 का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों डी, ACC के सलाह से ही जैसे GM वगैरह ये सारे DRM वगैरह बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन हाउ इज पे डिफाइंड। 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे को कैसे परिभाषित किया गया है? पहला ऑप्शन है पे ड्रॉन इन प्रेस्क्राइब्ड पे बैंड प्लस ग्रेड पे, पे ड्रॉन इन द प्रेस्क्राइब्ड लेवल एंड द पे मैट्रिक्स, बेसिक डियरनेस। तो पे को कैसे डिफाइन किया गया है? यानी जो 55 का जो आंसर होगा पे ड्रॉन इन द लेबल इन द पे मैट्रिक्स। यानी प्रश्न संख्या जो 55 का आंसर होगा बी। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाउस रेंट अलाउंस एडमिसेबल फॉर एम्प्लॉय रिसाइडिंग इन जेड क्लास सिटीज। तो जेड क्लास के लिए दोस्तों 10% है, एक्स के लिए 30%, वाई के लिए 20% और जेड के लिए 10%। प्रश्न संख्या 56 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स टू रनिंग स्टाफ व्हाट परसेंटेज ऑफ बेसिक पेज रिकॉर्ड एट द रनिंग अलाउंस एनिमेंट। तो रिटायरमेंट के केस में दोस्तों इसका आंसर होगा 55%, यानी 75 का 57 का आंसर होगा बी। बहुत पीछे लंबा वीडियो जा रहा है। What percentage of daily allowance is admissible if absence from headquarter on tour not exceeded 6 continuous hours? तो प्रश्न संख्या जो 58 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा 30%। इसमें 3 डोल होता है। 6 घंटे से कम के लिए आपको 30% दिया जाता है। 6 घंटे से 12 घंटे के बीच में आपका हेडक्वार्टर से आप बाहर हैं तो उसके लिए 70% दिया जाता है। और अगर आप
12 घंटे से अधिक हैं तो आपको उस केस में 100% दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मंथली फिक्स्ड फिक्स मेडिकल अलाउंस ग्रांटेड टू रेलवे एम्प्लॉय पेंशनर रिसाइडिंग एरियाज बियॉन्ड जुरिडिक्शन हॉस्पिटल यूनिट्स एज पर RB 75/2017। तो रेलवे अस्पताल और स्वास्थ्य इकाइयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले पेंशन भोगियों को दिए जाने वाले निश्चित चिकित्सा भत्ता की मासिक राशि क्या है? तो अभी दोस्तों वो 1000 है। उसके लिए 2.5 किलोमीटर के आप एरिया से बाहर रहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिसिप्लिनरी केसेज कैन रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय हैंडल एज ए डिफेंस हेल्पर? तो रिटायर्ड के मामलों में दोस्तों वो 7 केस हैंडल कर सकता है। जो सेवारत या एक्टिंग है वो 3 है। और यूनियन के मामले में वो अनलिमिटेड या मोर देन 3 हो सकता है। तो मोर देन 3 को डिफाइन नहीं किया गया कि कितना, तो वो अनलिमिटेड भी हो सकता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ IO? तो IO के लिए दोस्तों SF7 होता है इंक्वायरी ऑफिसर। जो SF5 होता है वो मेजर पेनल्टी के लिए होता है। SF8 होता है दोस्तों वो PO यानी प्रेजेंटिंग ऑफिसर के लिए होता है। और जो SF10 है वो कॉमन प्रोसीडिंग के लिए होता है। कॉमन प्रोसीडिंग मतलब जहाँ 2 से अधिक लोग इन्वॉल्व हैं किसी भी डिसिप्लिनरी एक्शन में। अगर D&R रूल से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है दोस्तों तो आप वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, देखिए, बहुत ही शानदार वीडियो है, पूरी डिटेल 1 से 31 को, और उसके बाद उसमें आपका सारा शेड्यूल्स और MCQ सबको डिटेल एनालिसिस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्वायरी ऑफिसर शुड नॉर्मली कंप्लीट द इंक्वायरी विद इन व्हाट पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट? जांच अधिकारियों को अपनी नियुक्ति की तारीख से सामान्यतः कितनी अवधि के भीतर जांच पूरी कर लेनी चाहिए? यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 62 है उसका एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों, यानी जो आपका प्रश्न का आंसर होगा वो मतलब 6 मंथ के अंदर इसको कंप्लीट किया जाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिसाइड होल्डिंग ऑन कॉमन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स वेयर मोर देन 1 रेलवे सर्वेंट इज इन्वॉल्व? यानी एक ही मामले में एक से अधिक रेल सेवक शामिल होने पर सामान्य कार्यवाही कॉमन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आयोजित करने का निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो दो प्रश्न संख्या जो 63 है उसका आंसर होगा, यानी पहला ऑप्शन है जनरल मैनेजर, द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऑफ द मोस्ट सीनियर एम्प्लॉय, ये भी होता है, द हाईएस्ट अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ ऑल एम्प्लॉय इन्वॉल्व। हाँ, तो प्रश्न संख्या जो हमारा 63 है उसका आंसर होगा C, निर्णय लेने, तो हाँ तो वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, विच डॉक्यूमेंट मस्ट द इंक्वायरी ऑफिसर टू रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्टेड बाय हिम ऑन अ डे टू डे ड्यूरिंग द इंक्वायरी? जांच अधिकारी को जांच दौरान के लिए प्रतिदिन के आधार पर किए गए कार्यों का विवरण रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा दस्तावेज बनाए रखना आवश्यक होता है? नहीं, प्रश्न संख्या जो 64 है उसमें इंक्वायरी रिपोर्ट, डेली ऑर्डर शीट। हाँ, प्रश्न संख्या जो 64 का आंसर होगा वो होगा B, डेली ऑर्डर शीट। विच स्टैंडर्ड फॉर्म प्रेस्क्राइब फॉर द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन? तो SF5 है दोस्तों वो मेजर पेनल्टी के लिए होता है, और SF11 है वो माइनर पेनल्टी के लिए होता है, SF1 है वो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन होता है, SF2 डिम्ड सस्पेंशन होता है। प्रश्न संख्या 65 का आंसर A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस फॉर सीक्वेंस ऑफ इंक्वायरी हुज एविडेंस हैज टू बी प्रोड्यूस्ड फर्स्ट? जांच क्रम में निर्देशानुसार किसके साक्ष्य सबसे पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए? ऑप्शन है चार्ज ऑफिशियल, दूसरा है डिफेंस विटनेस, तीसरा है डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज, और चौथा है एनी विटनेस अवेलेबल। यानी जो 66 का जो आंसर होगा
दोस्तों वो होगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू गिवन डेलिंक्वेंट एम्प्लॉय टू सबमिट हिज रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑन द इंक्वायरी रिपोर्ट फॉरवर्डेड टू हिम। दोषी कर्मचारी को उसके अग्रेषित की गई जांच रिपोर्ट पर अपना लिखित प्रतिनिधित्व रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होती है। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 67 है उसका आंसर होगा दोस्तों बी, 15 दिनों की आपकी समय दिया जाता है विद इन 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एक्सप्रेस्ड एट द मैक्सिम नेमो जुडेक्स इन कॉजिया सुआ। यानी नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ प्राकृतिक न्याय का कौन सा सिद्धांत है। पहला, हियर द अदर साइड, नो वन शुड बी ए जज ऑफ हिज ऑन केस, ये होता है। डिसीजन आफ्टर रीजनेबल हियरिंग, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यानी प्रश्न संख्या जो 68 का जो आंसर होगा वो होगा बी, कि कोई भी अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए। अंडर द रेलवे सर्वेंट HOER आवर ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट HWPR रूल 2005, व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन पीरियड रेस्ट प्रिस्क्राइब फॉर रेलवे सर्वेंट क्लासिफाइज एज कंटिन्यूअस और इंटेंसिव। रेलवे सेवक काम के घंटे और आराम की अवधि 2005 के तहत निरंतर यानी कंटिन्यूअस या गहन या इंटेंसिव के रूप में वर्गीकृत रेलवे कर्मचारी को निर्धारित आवधिक विश्राम की न्यूनतम अवधि क्या है। तो उनको मिनिमम 30 आवर्स का रेस्ट पीरियड दिया जाता है और इसेंशियल इंटरमीडिएट के लिए 24 आवर होता है, वो ये वीकली होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, अकॉर्डिंग टू D&A गाइडलाइंस द नॉमिनेशन ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर बाय डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, डिसिप्लिन एंड अपील रूल दिशा निर्देशों के अनुसार क्या अनुशासन प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी प्रेजेंटिंग ऑफिसर नामांकन अनिवार्य है। प्रश्न संख्या जो 70 का आंसर होगा वो सी, ऐसा जरूरी नहीं होता है, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। यानी प्रश्न संख्या जो 70 का आंसर होगा वो होगा सी, नो इट इज ओनली डिस्क्रिशनरी, यानी यह केवल विवेकाधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इज यूज्ड फॉर चार्ज मेमोरेंडम फॉर मेजर पेनाल्टी। मेजर पेनाल्टी के लिए दोस्तों आपका SF5 यूज किया जाता है। यानी प्रश्न संख्या 71 का आंसर होगा सी। 11 माइनर पेनाल्टी, 7 इंक्वायरी ऑफिसर, 1 सस्पेंशन। व्हाट इज द फॉर्म मिनिमम पीरियड फॉर रेगुलर कंटिन्यूअस सर्विस रिक्वायर्ड फॉर रेलवे सर्वेंट टू एलिजिबल फॉर स्टडी लीव। अध्ययन अवकाश के लिए पात्र होने के लिए रेलवे सेवक को न्यूनतम कितनी अवधि की नियमित सेवा आवश्यक है। यानी प्रश्न संख्या 72 का जो आंसर होगा वो होता है दोस्तों 5 वर्ष के बाद आप स्टडी लीव के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ चाइल्ड केयर लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू अ फीमेल रेलवे सर्वेंट अदर एलिजिबल सिंगल में ड्यूरिंग देयर इंटायर सर्विस। तो मैक्सिमम ये दोस्तों होता है 730 दिन। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 73 का जो आंसर होगा वो होगा सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अंडर द प्रोविजन ऑफ फॉर लीव इनकैशमेंट वाइल इन सर्विस, हाउ मनी टाइम्स कैन अ रेलवे एम्प्लॉय इन कैश लीव ड्यूरिंग देयर सर्विस। सेवा के दौरान अवकाश नकदीकरण यानी लीव इनकैशमेंट वाइल इन सर्विस कितनी बार कर सकता है छुट्टी के दौरान। तो मैक्सिमम हर 2 साल पर वो 6 बार कर सकता है। प्रश्न संख्या 74 का आंसर होगा डी। प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू पैटर्निटी लीव रूल्स 551A लीव लैप्स इफ नॉट अवेल्ड विद इन व्हाट पीरियड ऑफ डेट फ्रॉम ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो इसका जो आंसर होगा
पितृत्व अवकाश के नियम के अनुसार बच्चे यदि की जन्म से तारीख से कितनी अवधि के भीतर लाभ नहीं उठाए तो छुट्टी समाप्त हो जाती है। तो यानी ये 6 मंथ होता है। प्रश्न संख्या जो 75 का आंसर होगा 6। उसमें 15 दिन का LAP दिया, 15 दिन का जो आपका PL होता है पैटर्निटी लीव वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मैटरनिटी लीव रूल्स व्हाट इज द मैक्सिमम एडमिसेबल पीरियड फॉर मिसकैरेज ड्यूरिंग इंटायर सर्विस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 45 डेज। नहीं, मातृत्व अवकाश नियमों के अनुसार पूरी सेवा के दौरान गर्भपात के अधिकतम स्वीकार्य अवकाश अवधि क्या है। तो इसका आंसर होगा 45। What is the maximum limit of L&D leave not due that can be granted to a permanent railway employee on medical certificate during entire service। यानी कह रहा है प्रश्न कि एक अस्थायी रेलवे कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र पर उसकी पूरी सेवा के दौरान L&D कितनी अधिकतम सीमा है, तो उसकी होती है 360 डेज। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 77 का आंसर होगा वो होगा 77 का जो आंसर होगा दोस्तों वो है D, 360 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव रिल आफ्टर द पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन फॉर हाउ मेनी मंथ्स इज फुल पे ग्रांटेड इमीडिएटली फॉलोइंग द हॉस्पिटलाइजेशन। कार्य संबंधित बीमारी और चोट अवकाश के तहत अस्पताल में भर्ती होने के बाद, अस्पताल में भर्ती होने के तुरंत बाद कितने महीनों के लिए पूरा वेतन दिया जाता है। यानी जो 78 का जो आंसर होगा वो 6 महीने के लिए होता है। यानी प्रश्न संख्या 78 का आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रीव्ड फीमेल रेलवे सर्वेंट कैन बी ग्रांटेड लीव अप टू हाउ मेनी डेज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एन इंक्वायरी अंडर द सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013। यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के जांच लंबित रहने के दौरान एक पीड़ित महिला रेलवे कर्मचारी को कितने दिनों की छुट्टी दी जा सकती है। यानी प्रश्न संख्या जो 79 का आंसर होगा वो होगा D, 90 डेज की छुट्टी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज ऑफ स्पेशल कैजुअल लीव आर एडमिसेबल टू अ मैरिड फीमेल रेलवे सर्वेंट हु अंडरगोज अ ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन। नसबंदी ऑपरेशन कराने वाली विवाहित महिला रेलवे कर्मचारी को कितने दिनों का अवकाश स्पेशल कैजुअल लीव स्वीकार्य है ट्यूबेक्टोमी कराने वाली की। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 80 है उसका आंसर होगा, यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 80 का जो आंसर होगा वो होगा नॉन ऑफ दीज। पहले इसमें दोस्तों 14 दिन दिया जाता था, लेकिन अभी इसे घटा करके 10 दिन कर दिया गया है। यानी प्रश्न संख्या जो 80 का एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा 10 डेज। नॉन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टैंडर्ड आवर ऑफ ड्यूटी पर वीक ऑफ अ रेलवे सर्वेंट क्लासिफाइज एज इंटेंसिव। तो इसका होता है दोस्तों 42 आवर, इंटेंसिव के लिए 42 आवर्स, कंटिन्यूअस के लिए 48 आवर्स। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 81 का आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंडर द डेफिनेशन गिवन इन HOER रूल्स फुल नाइट मीन्स द पीरियड। HOER नियमों में दी गई परिभाषाओं के तहत पूरी रात का अर्थ क्या होता है। तो रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, यानी 82 का आंसर होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर रनिंग स्टाफ हेड क्वार्टर्स व्हाट इज द प्रेस्क्राइब्ड रेस्ट पीरियड ऑफ रेस्ट फॉर ड्यूटी ऑफ 8 आवर्स और मोर। मुख्यालय पर रनिंग स्टाफ के लिए 8 या उससे अधिक की ड्यूटी के निर्धारित आराम की अवधि क्या है। यानी प्रश्न का जो 83 का आंसर होगा वो दोस्तों C, 16 आवर्स का उन्हें रेस्ट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द statutory limit of working hours per week of a railway servant whose employment is essentially intermittent। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 84 का जो आंसर होगा, कह रहे स्टैट्यूटरी लिमिट्स की बात कर रहा है, तो होगा 84 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 75। ये मैक्सिमम लिमिट है, वैधानिक जो सीमा है। नॉर्मल कंडीशन में ये 72 और 60 को क्लासीफाई किया जाता है, एक रोड साइड और एक नॉन रोड साइड के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फॉर कंटिन्यूअस वर्कर लॉन्ग ऑन इज डिफाइंड अ पीरियड ऑफ, कंटिन्यूअस को जो 1 डे का वर्किंग आवर होता है 8 घंटा, तो लॉन्ग ऑन कितना होगा, मैक्सिमम 10 घंटा, और रेस्ट भी उनकी पर डे की 10 घंटा ही होती है। तो यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 85 का आंसर होगा वो होगा सी। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम अलाउड पर वीक फॉर प्रिपरेटरी एंड कम्प्लीमेंट्री वर्क फॉर क्लासिफाइड एज कंटिन्यूअस। तो दोस्तों उसके लिए 6 घंटे की P&C ड्यूटी होती है। प्रश्न संख्या जो 86 का जो आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ अ सिंगल जर्नी प्रिविलेज पास PTO फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू, यानी जारी होने की तारीख से एकल यात्रा सुविधा पास PTO की वैधता अवधि क्या है। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 87 है उसका आंसर होगा अभी 4 महीना, यानी बी। वर्तमान में इसे बदल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर रेलवे सर्वेंट टू एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी PRCP की बात, तो पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास पाने के लिए आपकी जो रिक्वायर्ड सर्विस होती है वो 20 ईयर्स की होती है। प्रश्न संख्या जो 88 का आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी सेट्स ऑफ प्रिविलेज पास आर एडमिसेबल टू ग्रुप सी एम्प्लॉयमेंट आफ्टर दे हैव कंप्लीटेड 5 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो 1 से 5 ईयर्स के लिए 1 सेट मिलता है और मोर देन 5 ईयर्स के लिए दोस्तों 3 सेट मिलता है। यानी 89 का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स फॉर पास व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ वैकेशन रिक्वायर्ड टू एलिजिबल फॉर पास, यानी स्कूल पास नियम के अनुसार पास पात्र होने के लिए वैकेशन की जो न्यूनतम अवधि होती है वो कितना होना चाहिए। यानी प्रश्न संख्या जो 90 का आंसर होगा उसका होगा सी, 3 या 3 दिन से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, इज एन अटेंडेंट अलाउड टू अलोंग विथ ट्रैवल अलोंग विथ होल्डर ऑफ रेसिडेंशियल कार्ड पास, के आवासीय कार्ड पास पर धारक का परिचायक को यात्रा करने की धारक के साथ। तो प्रश्न संख्या जो 91 का जो आंसर होगा वो होगा बी, नो अटेंडेंट कार्ड पास पर अलाउड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, टू अवेल द AILTC ऑल इंडिया लीव ट्रैवल कंसेशन व्हाट मस्ट रेलवे सर्वेंट सरेंडर, तो उसको ऑल सेट्स ऑफ प्रिविलेज पास सबमिट करना होते हैं। प्रश्न संख्या 92 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ प्रिविलेज पास लॉन्गर रूट में बी परमिटेड इफ डिस्टेंस डज नॉट एक्सीड डायरेक्ट रूट मोर देन, यानी सुविधा पास लंबे मार्ग पर अनुमति दी जा सकती है यदि दूरी सीधे मार्ग से कितना, तो 15% से अधिक ना हो तो। यानी प्रश्न संख्या जो 93 का जो आंसर होगा वो होगा सी। नॉर्मली कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट शुड बी मेड इन विच ग्रेड, तो इसके लिए रिक्रूटमेंट ग्रेड में होता है। प्रश्न संख्या 94 का आंसर होगा बी। हु हैज़ द पर्सनल अप्रूवल authority to relax lower age limit of 18 years up to 1 year for compassionate appointment in deserving cases, योग्य मामलों में नियुक्ति के लिए 18 वर्ष से निचली आयु सीमा में 1 वर्ष तक छूट देने के लिए व्यक्तिगत अनुमोदन किसके पास है, तो इसके लिए GM के पास है, और 1 वर्ष से अधिक होगा तो वो रेलवे बोर्ड होगा। यानी प्रश्न संख्या जो 95 का आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Chief, what is the maximum number of chances allowed a ward for appear the suitability test for compassionate ground appointment, तो उसके लिए वार्ड को जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस दिया जाता है वो 3 अवसर होता है। यानी प्रश्न संख्या 96 का आंसर होगा बी। और वीडो के लिए स्पेशल, वीडो को 4 टाइम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर ग्रुप सी लेवल 1 एम्प्लॉयज रिक्रूटेड इन इंडियन रेलवेज, तो थ्रू द UPSC नहीं, थ्रू द रेलवे बोर्ड, थ्रू द RRC, थ्रू स्टेट सर्विस कमीशन। यानी जो 97 का जो आंसर होगा, पहले तो इसे RRC करती थी, अभी वर्तमान में इसे RRB कर रही है। यानी प्रश्न संख्या जो 97 का आंसर होगा वो होगा बी।
हु इज द designated head of the personal department on at the zonal railway? हेड ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट जोनल रेलवे। तो जोनल में दोस्तों होते हैं पीसीपीओ, यानी प्रश्न संख्या 98 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंड इज स्पेशली मेंशन एज ए इम्पोर्टेंट चैनल फॉर प्रोवाइडिंग एडिशनल फैसिलिटीज अंडर वेलफेयर फैसिलिटीज? कल्याणकारी गतिविधियों के तहत अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस फंड को एक महत्वपूर्ण चैनल बताया गया है? तो स्टाफ बेनिफिट फंड, यानी 99 का आंसर होगा बी। फॉर प्रोक्यूरमेंट थ्रू जेम्स व्हाट इज द मैंडेटरी प्रोसीजर फॉर परचेज एवं 5 lakhs? जेम के माध्यम से 5 लाख रुपए से अधिक खरीद के लिए अनिवार्य प्रक्रिया क्या है? तो 100 का जो एग्जैक्ट आंसर होगा, यानी डायरेक्ट परचेज फ्रॉम एनी अवेलेबल सप्लायर, परचेज फ्रॉम द सेल हैविंग लोएस्ट प्राइस एमंग द लिस्ट, ऑब्टेनिंग बिड्स यूजिंग ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन टूल। यानी प्रश्न संख्या जो 100 का आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैंग्वेज वर ओरिजिनली इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आठवीं संविधान की अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं थी? तो मूलतः 14 भाषाएं थी, अभी वर्तमान में 22 भाषा है, यानी प्रश्न संख्या 101 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज कॉल्ड इटालियन ऑफ द ईस्ट? भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? यानी प्रश्न संख्या जो 102 का आंसर होगा वो होगा बी, तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन अपॉइंटेड इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 344? तो इसका आंसर होगा 1955। तो 19 ए और बी दोनों, तो इसमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन आप क्लेम करेंगे सेम ऑप्शन के लिए, तो इस प्रश्न को या तो डिलीट किया जाएगा या दोनों ऑप्शन को मान्य किया जाएगा, यानी ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 104 का आंसर होगा बीजी खेर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है। 105 का आंसर ए। विच सेक्शन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट डील्स विथ ऑथराइजेशन हिंदी ट्रांसलेशन स्टेट्स एक्ट्स इन सर्टेन केसेज? तो प्रश्न संख्या जो हमारा 106 का जो आंसर होगा वो होगा सेक्शन बी, 6 में। कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज इज हेडेड बाय? राजभाषा की समिति का अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो 107 का जो आंसर होगा वो होगा गृह मंत्री, यानी प्रश्न संख्या 108 का आंसर होगा डी। कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज शैल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर? राजभाषा समिति में कितना होता है? तो टोटल 30 होता है, जिसमें राज्यसभा से 10 और लोकसभा से 20 होते हैं, यानी 108 का आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड सेक्शन 3 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट केम इनटू फोर्स? तो 109 का जो आंसर होगा दोस्तों वो है डी, 26 जनवरी 1965 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 deals with the option use of हिंदी और अदर ऑफिशियल लैंग्वेज इन जजमेंट्स ETC हाई कोर्ट्स? 63 की कौन सी धारा उच्च न्यायालयों के निर्णय आदि में हिंदी या अन्य आधिकारिक भाषा के वैकल्पिक उपयोग से संबंधित है? तो यानी 110 का जो आंसर होगा वो होगा डी। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया है लेकिन बहुत ही ये अच्छा प्रश्न था। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कोई सुझाव कोई त्रुटि के लिए आप कमेंट मैसेज कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।